अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम बाब नंबर 16 को शुरू करने जा रहे हैं। आपकी किताब का आखिरी बाब है जिसका नाम है केमिकल इंडस्ट्रीज़। बच्चों, इस बाब के अंदर आज के उन्वान में मैं आपको इस बाब का तारुफ दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ हमने केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इस बाब के अंदर पढ़ना है, और साथ ही साथ हम आपके इस बाब के पहले उन्वान को पढ़ेंगे जिसका नाम है बुनियादी मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। जी, तो अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसे आपको इंट्रो में बता दिया कि आज हम बाब नंबर 16 आपकी किताब का आखिरी बाब शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल इंडस्ट्रीज़। इस चैप्टर के अंदर, इस बाब के अंदर आपको हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाले ऐसे कंपाउंड्स जिनका इस्तेमालात बहुत ज़्यादा हैं या हमारी ज़िंदगी में उनकी आफातियत बहुत ज़्यादा है, किस तरह उनको बड़े पैमाने के ऊपर, इंडस्ट्रीज़ के पैमाने पर किस तरीके से बनाया जाता है, ये इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर, इस बाब को हमारी किताब में रखने की क्या ज़रूरत थी। तो बच्चों, याद रखिए, चूँकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंदर एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये बाब उसी ब्रांच से मुतल्लिक है और उसमें हम बच्चों को बताते हैं और हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारे मुल्क में या हमारे इर्द गिर्द काम कर रही हैं और उनसे कौन कौन से फ़ायदेमंद चीज़ें बन रही हैं। तो चलिए, आज के इस उन्वान में, आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं हमारे इर्द गिर्द, उनकी अफादियत क्या है और इस चैप्टर के अंदर उनको किस तरीके से समझाया जा रहा है। तो चलते हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ की तरफ। बच्चों, याद रखिए, पहली जो इंडस्ट्री हमें पढ़ाई जाएगी वो होगी मेटलर्जी। अच्छा बच्चों, अब ये मेटलर्जी क्या चीज़ है? आप सब जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ज़्यादातर एलिमेंट्स कौन है? मेटल्स। और मेटल्स की अहमियत से कभी भी हम भाग नहीं सकते हैं। मेटल्स हमारी दुनिया में हर जगह पे हमारी ज़िंदगी में काम आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे घरों की या हमारे दफातर की, हमारे इर्द गिर्द जो इमारतें बनती हैं, कोई भी इमारत मेटल्स के बगैर नहीं बन सकती है। पहली बात, आपको पता है कि उसमें मजबूती के लिए आयरन के सरिये और गार्डर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आयरन से बनी होती हैं। हमारे घरों में या हमारे दफातर में और हमारी इमारतों में मौजूद खिड़कियाँ आम तौर पे एल्युमिनियम की बनी होती हैं, क्योंकि एल्युमिनियम की को जंग नहीं लगता, उसकी रस्टिंग नहीं होती है। हमारे इर्द गिर्द हम गाड़ियाँ देखते हैं तो गाड़ियों का जो पूरा एक जिस्म है, गाड़ियों का जो एक स्ट्रक्चर है, या जो गाड़ियों की अगर हम बनावट देखते हैं तो वो सारी मेटल्स की हुई हुई है। जिन पहियों के ऊपर वो चलती है, उन पहियों को जो है वो एलॉयज़ के ज़रिए बनाया जाता है। और एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, हम उसको कहते हैं कि मेटल्स को मिला लिया जाता है, मुख्तलिफ मेटल्स को मिला के एक मिक्सचर बना लेते हैं और उसको हम एलॉय का नाम देते हैं। तो मेटल्स की अफादियत से हम भाग नहीं सकते। हमें मेटल्स हर जगह पर नज़र आते हैं। गो के हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द अब बहुत सारी जगह पॉलीमर्स ने ले लिया, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स ने ले लिया, लेकिन फिर भी मेटल्स को हर जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मेटल्स मिलते कहाँ पर हैं? आम तौर पे जो मेटल्स होते हैं वो हमें ज़मीन के नीचे से मिलते हैं, और ज़मीन के नीचे से वो मिलते हैं हमें किसकी सूरत में मिलते हैं? ओर्स की सूरत में मिलते हैं। और क्या है? जब हम ज़मीन की खुदाई करते हैं किसी मेटल को निकालने के लिए, तो मेटल जिस नाखालिस हालत में निकलता है, उस नाखालिस हालत को ओर कहा जाता है। एक हो तो उसे ओर, ज़्यादा हो तो उसको ओर्स कहा जाता है। हम क्या करते हैं बच्चों? हम इन ओर्स में से खालिस मेटल को अलहदा कर लेते हैं
और बाकी चीज़ों को जिनका नाम है इम्प्यूरिटीज़ उनको अलहदा कर लेते हैं। ये जो पूरा काम हम करेंगे ना, इस पूरे काम को मेटलर्जी का नाम दिया जाएगा। और ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे हम मेटलर्जी नाम का ये पूरा के पूरा अमल चलाते हैं उन्हें मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। तो बच्चों, आपके इस बाब का जो पहला हिस्सा होगा वो मेटलर्जी और मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर पहला हिस्सा आपका, हम उसके अंदर ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो पहला हिस्सा आपके बाब नंबर 16 का किस बारे में है? मेटलर्जी और मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। अब अगर हम मेटल को देख लेते हैं तो मेटल की अफादियत ढकी छुपी नहीं है। हम जितनी भी इमारतें बनाते हैं यानी बिल्डिंग बनाते हैं, उन बिल्डिंग्स के अंदर, और ये मैंने यहाँ पे लफ्ज़ बिल्डिंग लिखा है, मतलब इमारत को बनाना, उसकी कंस्ट्रक्शन करना, उसके अंदर मेटल्स इस्तेमाल होते हैं। मेटल्स को हम टूल्स के तौर पर देखते हैं कि हम जितनी भी टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे टूल्स मेटल्स से बने होते हैं। आप सब लोग अपने घरों में इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जब कभी भी हम कोई बिजली से मुतल्लिक काम करते हैं या पाइप से मुतल्लिक काम करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम उसके लिए टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो मेटल से बने हुए हैं। तो चैप्टर का बाब नंबर 16 का पहला हिस्सा मेटलर्जी और मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर है। बाब का दूसरा हिस्सा सॉल्वे प्रोसेस के ऊपर है। अच्छा, अब सॉल्वे प्रोसेस क्या है? सॉल्वे एक साइंसदान का नाम था। सॉल्वे प्रोसेस एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम दो चीज़ें बनाते हैं। एक का नाम और फार्मूला है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, और एक है NaHCO3 जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सॉल्वे प्रोसेस इन दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों को बनाने का इतना फ़ायदा क्या है हमें, या ऐसा इनमें क्या है कि हमें और कोई इंडस्ट्री नहीं मिली और हम जो है वो इसके ऊपर आ गए? याद रखिएगा कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसी को हम वॉशिंग सोडा का नाम देते हैं। और वॉशिंग सोडा, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वॉशिंग सोडा जो है वो डिटर्जेंट्स और साबुन बनाने वाली इंडस्ट्री का अहम जुज़ होगा। इसलिए हम इस आपके बाब के अंदर जो दूसरी इंडस्ट्री पढ़ेंगे मेटल्स के बाद, वो पढ़ेंगे सॉल्वे प्रोसेस की इंडस्ट्री, जिसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि दीगर बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल होता है, हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसको बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। और वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए जो इंडस्ट्री है वो इस बाब के अंदर हम दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर, चूंकि आपको भी पता है कि पौधों की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, पौधों की आम जो नशोनुमा होती है या अच्छे अंदाज में उनकी नशोनुमा करने के लिए हम उनके अंदर क्या डालते हैं? फर्टिलाइजर्स यानी खाद डालते हैं। तो तीसरे नंबर पर हमें फर्टिलाइजर, तीसरे नंबर पर हमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पढ़ाई जाएगी। अब फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर से मुराद है वो खाद या वो केमिकल, ये वो केमिकल अशिया हैं जो पौधों की काश्त बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, जब हम पौधों की काश्त को बेहतर करना होता है, हमने पौधों की पैदावार बेहतर करनी होती है, तो उस वक्त हम उसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं ज़मीन में जिन्हें फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे यूरिया। अगर हम देखें तो यूरिया, जिसका फॉर्मूला है NH2CONH2,
यूरिया इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइज़र है या खाद है। हम इस चैप्टर के अंदर, इस बाब में तीसरी इंडस्ट्री यूरिया की पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि यूरिया को कैसे बनाया जाता है और बिलखसूस ये भी देखेंगे कि यूरिया इतना अहम क्यों समझा जाता है कि हम उसको बना रहे हैं। और एक पूरे बाब के अंदर सारी इंडस्ट्रीज छोड़ के हमने यूरिया वाली इंडस्ट्री को पढ़ना शुरू किया। तो इनमें से कोई भी कम अहम नहीं है, हर कोई अहमियत के एतबार से बहुत बेहतर है, इसीलिए इस बाब के अंदर उसको रखा गया है। जबकि चौथे नंबर पे बच्चों याद रखिएगा, चौथे नंबर पे पेट्रोलियम इंडस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी। उसकी वजह आपको पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, जैसे जैसे बेहतरी आ रही है, कम्युनिकेशन का मतलब है मवासलात, एक जगह से दूसरी जगह जाना, राब्ते करना, इन सब के लिए क्या ज़रूरी होता है? फ्यूल का होना ज़रूरी होता है। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ज़ाहिर है हम किसी चीज़ का, ऐसी ही चीज़ का इंतखाब करेंगे जो कि किसी फ्यूल पे चलती है, अगर हमें वक्त पे पहुंचना है। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री चौथी इंडस्ट्री होगी जो इस बाब के अंदर आपको पढ़ाई जाएगी। तो ये एक पूरा बाब है आपका, जिसमें हमने 4 इंडस्ट्रीज़ को पढ़ना है। इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। बाब का पहला हिस्सा मेटल्स और मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर होगा, जबकि बाब का दूसरा हिस्सा इन 3 इंडस्ट्रीज़ के ऊपर होगा। तो ये है बाब नंबर 16 का एक तारुफ कि हमने इसमें पढ़ना क्या है। अब चलते हैं बाब के पहले हिस्से की तरफ कि जिसमें हमने मेटलर्जी और मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ जो है उसके बारे में हमने पढ़ना है। इसके अलावा बच्चों याद रखिएगा, कुछ कसीरुल इंतखाबी सवालात के हवाले से कुछ मुफीद मालूमात किताब में आपकी लिखी हुई है। जैसे कि तकसीम के वक्त जब पाकिस्तान बना था तो कितने यूनिट्स थे, पाकिस्तान के हिस्से में कितने आए, इंडिया के हिस्से में कितने आए। तो इन चीज़ों को आपने बिलखसूस ज़रूर देखना है ताकि आपको आसानी हो जाए। आते हैं बाब के पहले हिस्से में कि बुनियादी मेटलर्जिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। बच्चों इन ऑपरेशंस को पढ़ने से पहले, ऑपरेशन से मुराद है कौन कौन से काम, कौन कौन से अमल, इन ऑपरेशंस को पढ़ने से पहले आपको 3 या 4 चीज़ों की मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे सबसे पहली बात, आपको मिनरल्स का पता होना चाहिए कि मिनरल्स क्या होते हैं। बच्चों मिनरल्स की कुछ खसूसियात मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। मिनरल्स की पहली खसूसियत कि ये ठोस अशिया हैं। ये बात अभी से दिमाग में बिठा लें। अगर हम ज़मीन की खुदाई करते हैं और उसमें से कोई माया हालत में चीज़ निकल आती है, वो मिनरल नहीं हो सकता। मिनरल सॉलिड चीज़ को कहा जाता है, ठोस अशिया को कहा जाता है। ऐसी अशिया, पहली बात, जो ठोस चीज़ें होती हैं। दूसरे नंबर पे ये ज़ेरे ज़मीन पाई जाती हैं। मिनरल्स जो हैं बच्चों याद रखिएगा, वो आम तौर पर देखा गया ज़ेरे ज़मीन पाई जाती हैं। यानी हम ज़मीन की जब खुदाई करते हैं उसमें से जो सॉलिड और ठोस अशिया निकल आती हैं, आपने उनको क्या नाम देना है? मिनरल्स। लेकिन आम तौर पे हमने ये देखा है कि मिनरल्स के अंदर कसीर तादाद में मेटल्स पाए जाते हैं। तो इनके अंदर कसीर तादाद में मेटल्स पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मिनरल्स में हमेशा मेटल्स ही होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेटल्स को बहुत ज़्यादा मिकदार में मिनरल्स के अंदर देखा गया। जब हम इन 3 चीज़ों को बच्चों मिला लेते हैं ना, तो हम मिनरल्स की एक तारीफ बनाने के काबिल हो जाते हैं। तो मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स वो ठोस अशिया हैं जो ज़ेरे ज़मीन पाई जाती हैं और इनमें कसीर तादाद में मेटल्स पाए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेटल्स तो हैं उसके अंदर, बाकी और चीज़ क्या है? तो बाकी और चीज़ को भी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ मिनरल्स, आपको पता होनी चाहिए कि मिनरल्स क्या हैं। दूसरी बात, हमें यह पता होना चाहिए कि ओर किसको कहा जाता है या ओर्स किसको कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताकर आया कि जब हम ज़मीन की खुदाई करते हैं तो ज़मीन की खुदाई करने से बहुत सारे मेटल्स निकल आते हैं, लेकिन मेटल्स अपनी खालिस हालत में नहीं पाए जाते। और मेटल्स की जो ना खालिस हालत है उसी को क्या कहा जाता है? ओर्स। इसका मतलब साबित हुआ
कि हम इनको ज़मीन के नीचे से निकाल रहे हैं, तो ज़मीन के नीचे से निकलने वाली चीज़ को क्या कहते हैं? मिनरल। साबित हुआ कि ओर्स मिनरल्स ही हैं, तो ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल्स की मिकदार ज्यादा हो। ये याद रखिएगा बच्चों कि ओर्स ऐसे मिनरल्स हैं, पहली बात बड़ी अहम बात है कि ओर्स क्या हैं? मिनरल्स ही हैं। ओर्स ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें मेटल्स की मिकदार ज्यादा होती है। दूसरी बात, अब ये तो हमने कह दिया कि मेटल्स की मिकदार ज़्यादा होती है, तो मेटल्स के अलावा क्या होता है? याद रखिएगा इसके साथ बहुत सारी ज़मीनी इम्प्यूरिटीज़, इसमें बहुत सारी ज़मीनी इम्प्यूरिटीज़ भी मौजूद होती हैं। अब ये ज़मीनी इम्प्यूरिटीज़ उसके साथ क्यों जुड़ जाती हैं? सोचने की बात ये है। याद रखिएगा बच्चों, जो ओर होता है ना, ओर किससे मिलके बना है? ओर मिलके बना है मेटल से। मेटल के बारे में एक बात अभी से दिमाग में बिठा लें कि मेटल्स काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ज़ेरे ज़मीन वो अकेले नहीं पाए जाते, वो हमेशा किसी ना किसी के साथ जुड़ी हुई हालत में ही मिलते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं कॉपर के। मैं आपके सामने कॉपर के दो ओर्स लिखता हूं। एक का नाम है कॉपर ग्लांस, जिसका फॉर्मूला है Cu2S, और एक है कैल्कोपायराइट, जिसको जब हम उर्दू में लिखते हैं तो वो बन जाता है चाल्कोपायराइट। असल में ये वर्ड है, ये लफ्ज़ है कैल्कोपायराइट, और इसका फॉर्मूला है CuFeS2। अब जरा गौर कीजिए, यानी कॉपर हमें इन दो हालतों में, इसके अलावा भी और हालतें हैं लेकिन ज्यादातर हमें इसी हालत में मिलता है। अब कॉपर के, इसके अंदर कॉपर ग्लास में हमें कॉपर नजर आ रहा है, इसके अंदर भी कॉपर नजर आ रहा है, लेकिन सल्फर कहां से आ गया? सल्फर जमीन के नीचे बड़ी कसरत से बनाया गया है कुदरत की तरफ से। तो जब भी हम ज़मीन की खुदाई करते हैं कोई भी चीज़ निकालने के लिए, हत्ता कि याद रखिए पेट्रोलियम मसनूआत भी जब ज़मीन में से निकलती हैं, यानी क्रूड ऑयल की जब खुदाई करके हम ज़मीन में से उसको निकालते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी सारा सल्फ़र जो है वो जुड़ा होता है, जिसको फिर हम रिफाइनिंग करके अलग करते हैं। तो जब भी हम ज़मीन की खुदाई करेंगे तो मुख्तलिफ जगहों से सल्फ़र ज़रूर बरामद हो जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ मेटल्स निकल रहे हैं, मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, लिहाजा वो सल्फ़र के साथ जुड़ जाते हैं। अब गौर कीजिए, हमने यहां से कॉपर को क्या करना है? अलहदा करना है, और सल्फर को अलहदा करना है। क्यों? क्योंकि कॉपर मेटल है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। सल्फर इस मामले में क्या है? एक इम्प्योरिटी है, एक इजाफी ना खालिस चीज़ उसके साथ जुड़ चुकी है, जिसने उसको भी क्या कर दिया है? ना खालिस कर दिया। इसी तरह चाल्कोपायराइट या कैल्कोपायराइट में कॉपर हम इसमें से मेटल की सूरत में निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर कॉपर भी है, आयरन भी है, आप कह रहे हैं कॉपर इसमें ज़्यादा होता है या ज़्यादा अहम होता है, और हम इसको कॉपर के एक ओर के तौर पे ले रहे हैं, तो आयरन के ओर के तौर पे क्यों नहीं ले रहे? उसकी वजह भी ये है कि इसमें कॉपर की जो मिकदार होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको कॉपर का ओर कहते हैं, आयरन का ओर नहीं कहते। इसी तरह आयरन के भी मुख्तलिफ ओर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आयरन का एक ओर पाया जाता है जिसको कहा जाता है हेमाटाइट। आयरन जब ज़मीन में से निकलता है तो वह हेमाटाइट की सूरत में निकलता है। एल्यूमिनियम के ओर्स मुख्तलिफ पाए जाते हैं, जिनमें क्रायोलाइट है, फेल्ड्स्पार है। तो ये मुख्तलिफ नाम हैं जो मुख्तलिफ ओर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ओर्स क्या हैं? ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल्स की मिकदार ज़्यादा होती है और साथ में ज़मीनी इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसमें से खालिस मेटल को अलहदा कर लेते हैं और इम्प्योरिटीज़ को अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि हमें खालिस मेटल चाहिए होता है। तो और के लिए तीसरा काम हम क्या करेंगे? इसके लिए हम बड़े पैमाने से मुराद क्या है? इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर
इंडस्ट्रीज के मुकाम। यहाँ पे बेटा हम बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे आने वाले दिनों में, जिसमें हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब होता है बड़े लेवल के ऊपर, बड़े पैमाने पे। तो बड़े पैमाने पर और कम कुव्वत लगाकर क्या करेंगे? ये करेंगे मेटल को इम्प्यूरिटीज से अलग करेंगे। तो जब हम इन तीन बातों को मिला लेते हैं तो हमारे पास ओर्स की तारीफ बन जाती है। तो ओर्स क्या है? ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल्स की मिकदार ज़्यादा हो, ज़मीनी इम्प्यूरिटीज साथ में जुड़ चुकी हों, लेकिन हम बड़े पैमाने पर और कम कुव्वत लगा के मेटल्स को और ज़मीनी इम्प्यूरिटीज को क्या कर लें? अलहदा कर लें। इस हिस्से को हम ओर्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर एक बात काबिल ज़िक्र है, उस पर ज़रा ध्यान होना चाहिए आपका। वो क्या है? तमाम ओर्स मिनरल्स हैं, जबकि तमाम मिनरल्स ओर्स नहीं है। ये बात बड़ी अहम है। जितने भी हम ओर्स देखेंगे वो मिनरल्स हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। इसकी वजाहत कुछ इस तरह है बच्चों। हमने देखा कि ओर्स कहाँ से निकलते हैं? ज़मीन की खुदाई करने से, और ज़मीन से निकलने वाली ठोस अशिया का नाम क्या है? मिनरल्स। तो एक बात तो साबित हो गई कि पहली बात बिल्कुल ठीक है कि तमाम ओर्स मिनरल्स हैं, क्योंकि ओर्स हवा में नहीं पाए जाते, ओर्स पानी में नहीं पाए जाते। ओर्स जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन पाए जाते हैं, और ज़ेरे ज़मीन जब खुदाई करके हम ठोस अशिया निकालते हैं तो मिनरल्स होते हैं। एक बात साबित हो गई कि तमाम ओर्स जो हैं वो क्या हैं? मिनरल्स। लेकिन क्या तमाम मिनरल्स ओर्स हैं? नहीं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। हम एक मिनरल ज़मीन के नीचे से निकालते हैं जिसका नाम है क्वार्ट्स। उसका नाम है क्वार्ट्स। अब ये क्वार्ट्स क्या है? क्वार्ट्स असल में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की खालिस हालत को कहा जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ना खालिस हालत रेत कहलाती है, सैंड। लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड की खालिस हालत क्या कहलाती है? क्वार्ट्स। अब जरा गौर कीजिए, क्वार्ट्स निकलता कहां से है? जमीन की खुदाई करने से निकलता। साबित हुआ कि वो मिनरल है। लेकिन बच्चों ये और नहीं है, क्योंकि इसमें मेटल नहीं है। और के लिए मेटल का होना जरूरी है, और इसमें हमें किसी किस्म का कोई मेटल नजर नहीं आ रहा। साबित हुआ कि ये मिनरल तो है, लेकिन ये और नहीं है। मगर चूंकि सारे ओर्स ज़ेरे ज़मीन खुदाई करके निकलते हैं, इसलिए तमाम ओर्स जो हैं मिनरल्स ज़रूर होते हैं। तो बच्चों हमने अभी तक पढ़ा कि ओर्स में से हमने करना क्या है। मैं यहां पे आपको समझाता हूं कि हम ओर्स से करेंगे क्या। हम इस्तेमाल करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे उसके साथ कि जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें से खालिस मेटल जो है वो अलहदा हो जाएगा, और इसमें से इंप्यूरिटीज अलहदा हो जाएंगी। और असल में इंप्यूरिटीज ने ही उसको खराब किया हुआ था। ठीक है जी, इंप्यूरिटीज ने ही उसको खराब किया हुआ था। तो इंप्यूरिटीज को अलहदा कर लेंगे और खालिस मेटल को अलहदा कर लेंगे। याद रखें बच्चों कि ये जो भी काम इस पूरे सिलसिले में हम करेंगे ना, पूरा काम, और ये एक स्टेप में, एक मरहले में कभी भी नहीं होगा। ये मुख्तलिफ मराहिल में जाना पड़ेगा, मुख्तलिफ काम करने पड़ेंगे। जैसे कि खुदाई करेंगे, खुदाई भी एक काम है। जब खुदाई करते हैं तो वो बड़े बड़े टुकड़े निकल आते हैं ज़मीन में से, फिर हम उनकी क्रशिंग करेंगे। क्रशिंग का मतलब है तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे।
छोटे छोटे टुकड़े बनाने के बाद हम ग्राइंडिंग करेंगे, उसको पीसेंगे ताकि पाउडर बन जाए। ये सारे काम हम क्यों कर रहे हैं? ये सारे काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये काम करना है कि ओर के अंदर से खालिस मेटल को अलहदा करना है और इम्प्योरिटीज को अलहदा करना है। याद रखिएगा बच्चों, एक ओर में से खालिस मेटल को अलहदा करने और इम्प्योरिटीज को अलहदा करने के लिए जिन पूरे कामों से हमें गुजरना पड़ता है, जिन तमाम मराहिल से हमें गुजरना पड़ता है, उस तमाम मराहिल को कुल मिला के हम नाम देते हैं मेटलर्जी। उसका नाम है मेटलर्जी। मिसाल के तौर पे ज़मीन की खुदाई मेटलर्जी का ही एक अमल है, उसकी क्रशिंग करना मेटलर्जी का ही एक अमल है, उसको ग्राइंड करके पाउडर बनाना मेटलर्जी का ही एक अमल है। तो इस पूरे अमल का नाम है मेटलर्जी। इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि और जो कि ना खालिस हालत थी, तो ये है ना खालिस हालत। अच्छा, इससे हमने क्या बना लिया? खालिस मेटल और इम्प्योरिटीज को अलहदा कर लिया। बच्चों याद रखिएगा कि ये जो हमने इम्प्योरिटीज अलहदा की है ना, इस इम्प्योरिटीज के मिक्सचर को हम नाम देते हैं गैंग। तो प्योर मेटल, खालिस मेटल अलहदा हो जाएगा और इम्प्योरिटीज का मिक्सचर अलहदा हो जाएगा। हम देखेंगे उसमें से जो काबिल इस्तेमाल चीज़ें होंगी उनको इस्तेमाल करेंगे, बाकियों को ज़ाया करेंगे, और वो जो एक मिक्सचर बन गया है इम्प्योरिटीज चीज़ों का, उसका नाम है गैंग। और ये पूरा जो अमल हमने चलाया है, चाहे वो एक मरहले में हो, 2 में हो, 4 में हो, 10 में हो, तमाम के तमाम मराहिल को मिला के हमने क्या नाम दे दिया है? मेटलर्जी। याद रखिएगा, मेटलर्जी में हमें 3 काम करने पड़ते हैं। पहली बात, हमें मेटल्स की कंसंट्रेशन करनी पड़ती है। अब यहां पर बच्चे सोचेंगे कि सर मेटल की कंसंट्रेशन से क्या मुराद है? मैं आपको मिसाल देता हूं। फर्ज कीजिए कि हमारे पास ये ज़मीन में से एक और निकल आया, फ़र्ज़ कीजिए। अब इसमें क्या हुआ? इतने हिस्से में मेटल क्या था? बहुत ज़्यादा था। इतने हिस्से में मेटल की मिकदार बच्चों क्या थी? बहुत ज़्यादा। हमने इस हिस्से को नाम देना है कॉन्सेंट्रेटेड हिस्सा। ये उसका कॉन्सेंट्रेटेड हिस्सा है क्योंकि इसमें मेटल की मिकदार क्या है? ज़्यादा। हम क्या करेंगे? हम इसके साथ कुछ ऐसे काम करेंगे कि इतने हिस्से को अलहदा कर देंगे और इतने हिस्से को अलहदा कर देंगे। इस पूरे अमल का नाम है मेटल्स की कॉन्सेंट्रेशन। यानी हम ओर का वो वाला हिस्सा टारगेट करेंगे जिसमें मेटल की मिकदार और कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज़्यादा, ताकि हम मेटल को क्या कर लें? अलहदा कर लें। बाकी हिस्से को ज़ाया करें या जो भी है वो हम आगे जाके देखेंगे। जब हम मेटल की तादाद वाला हिस्सा अलहदा कर लेते हैं, फिर दूसरा काम हमारा क्या आता है? वो आप यहां से समझें। मैं कॉपर को अलहदा करूंगा, सल्फर को अलहदा करूंगा, यानी अब मैं इम्प्योरिटीज को अलहदा करना शुरू करूंगा। इसको कहते हैं मेटल्स की एक्सट्रैक्शन, और एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है अलहदगी। तो हम मेटल्स की क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन, यानी इसमें से कॉपर को अलहदा करेंगे, सल्फर को अलहदा करेंगे, यहां से कॉपर को अलहदा, आयरन अलहदा, सल्फर अलहदा। तो मेटल को हम अलहदा करेंगे, लेकिन मेटल को अलहदा करने के बाद भी काम ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो मेटल जो अलहदा हुआ है वो अच्छी और खालिस हालत में नहीं आता। लिहाजा हम मेटल की रिफाइनिंग करेंगे। हम मेटल्स की क्या करेंगे? रिफाइनिंग। तो बच्चों ये 3 काम करेंगे। सबसे पहले मेटल ओर का वो वाला हिस्सा टारगेट करेंगे जिसमें मेटल ज़्यादा है, फिर उसमें से बाकी चीज़ों को अलहदा कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? उसमें से मेटल अलहदा करेंगे और जो चीज़ें उसके साथ केमिकली यानी कीमियाई तौर पे जुड़ चुकी हैं वो अलहदा करेंगे। फिर मेटल्स की रिफाइनिंग करेंगे, और ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में CER के नाम से बड़ा मशहूर एक काम होता है। C का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, E का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन, और R का मतलब होता है रिफाइनिंग। तो बच्चों ये एक तारुफ था कुछ मेटलर्जिकल ऑपरेशंस का कि हमने क्या करना है। तो 3 बड़े मेटलर्जिकल ऑपरेशंस करेंगे: कॉन्सेंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग। ये है आपके पास इस बाब का तारुफ। इसमें हमने पहले हिस्से को छेड़ लिया है जिसमें हम बुनियादी मेटलर्जिकल ऑपरेशंस को पढ़ रहे हैं।
एक एक करके इन तीनों ऑपरेशंस की अब हम वजाहत पढ़ेंगे। जी, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था आज का उन्वान जिसमें हमने बाब नंबर 16 को शुरू किया और पहले टॉपिक को पढ़ लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।